बट 15 वाला दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन जो है मॉर्निंग वाले शिफ्ट में बीएड और डीएलएड दोनों का एग्जाम होगा एंड इवनिंग शिफ्ट में जो है डीएलएड वालों का 1 to 5 का एग्जाम होगा। तो अभी तक आपने पूरी सिलेबस अच्छे से पढ़ाई कर ही ली होगी। हाँ, ये जरूर है कि पूरा सिलेबस कोई नहीं पढ़ता है, वहाँ 150 क्वेश्चन जरूरी सभी को आए ये जरूरी नहीं, और होता भी है जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है, आप उनसे भी पूछेंगे अगर वो ऑनेस्टली से अपना आंसर देना चाहें तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि किसी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आए। हाँ, ये है कि वहां पर वो इंटेलिजेंट गेस का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं तुक्का। और स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि ये जो तुक्का कैसे लगाते हैं, अटेम्प्ट किस तरीके से करना है वो तो चलो ठीक है, बट तुक्का किस तरीके से लगाना है ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने सच में अच्छे से पढ़ाई की होगी, क्योंकि ये उन्हीं पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और तुक्का वाली वीडियो देख लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो तुक्का वाली वीडियो, ये जो वीडियो है आप तभी देखना जब आपने सच में हर दिन अच्छे से पढ़ाई की है, आपने प्रैक्टिस किया है, आपने रिविजन किया है और आपके स्कोर भी जो है कभी कम कभी ज्यादा ऐसे आए हैं। अब किसी का 20 आ रहा है, किसी ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, अब वो सोचे चलो दे ही आते हैं, तुक्का वाली वीडियो देख लेते हैं, क्या पता हमारी किस्मत और हम इसमें सेलेक्टेड हो जाए, तो ऐसा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो चलिए, छोटी सी वीडियो है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार भी मैंने जो है ये आपको ट्रिक्स बताई थी, तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ और अब ये सही समय आ चुका है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है। तो आपको एग्जाम से पहले पता होना चाहिए कि आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, 5 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से 2 ऑप्शंस एक से अधिक कोई नहीं, काफी कंफ्यूज करता है। इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है अगर आपने ये ट्राई किया तो आपके सच में नंबर बढ़ेंगे और चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस का जो आंसर आपको नहीं आ रहा है वहां पर आप वो सही करें। क्योंकि जब भी हर बार एग्जाम्स होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से जब बात होती है तो उनका एक ही ये हमेशा से जवाब रहता है कि लास्ट के तो वो क्वेश्चंस देख ही नहीं पाए। अब आप सोचिए, आप स्टार्टिंग में इतना उलझ गए कि आपने लास्ट के प्रश्न भी नहीं देखे, बस आंख बंद करके गोला बना दिए। ये तो गलत है, इसीलिए आपको टाइम मैनेज भी करना है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट जरूर होगा, और इसे शेयर जरूर करें। अगर आप जो है दूसरों के बारे में भी सोचेंगे तो आपका भला होगा ही। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पहली बार देने जा रहे होंगे ऑफलाइन का एग्जाम, क्योंकि ओमार सीट पे है। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, जो भी चीजें उसमें फिल करनी होती है, उसको बहुत ही शांति से पीसफुली भरना है, उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं, अपना जो कोड होता है वो गलत भर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होती है। और अब ये सारी मिस्टेक आपको पता ही, अगर आपने ऐसा किया तो वो कोई मतलब नहीं ना पेपर देने का, चाहे कुछ भी आप सही कर दे, अगर आपने रोल नंबर ही सही से नहीं भरा तो कोई भी मतलब नहीं है। तो हमारे को अच्छे से फिल करना है। अब दूसरी चीज आती है कि क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है, और वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि जैसे ही हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और हम पहला प्रश्न देखते हैं और तुरंत हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतना पढ़ा फिर भी ये कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसा होगा कि आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेंगे, आपको उसको अच्छे से जो है हैंडल करना है और आपको तुरंत उस क्वेश्चन को इग्नोर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ये चीज आपको फॉलो करनी है। देखो, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में ही 20 से 30 मिनट में 1 से लेके 150 तक का क्वेश्चन अच्छे से आप उससे गो थ्रू हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से प्रश्न आप कर सकते हैं, कौन से प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको 3 फेज फॉलो करना है। आपका जो फेज 1 है उसमें आपको यही करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है आपको वहां पर डीमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया या फिर ऑटोमेटिक जो है होने लगता है तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप उसको भी गलत करके आएंगे, और यही सबसे बड़ा जो है फैक्टर होता है कि इजी क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा होता है ना, हम वो भी गलत करके चले आते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। और अगर आप आसान प्रश्न गलत करके आते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे लिस्ट से, क्योंकि आसान प्रश्न तो सभी कर लेंगे ना। देखो, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि कुछ प्रश्न आसान होंगे जो सभी कर लेंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे डिफिकल्ट होंगे जिसमें आपको इंटेलिजेंट गेस करना होगा। तो वहीं से आपका जो है डिफाइन होता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। और जो लोग आसान प्रश्न में ही गलत करते हैं वो वहीं पे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, वैसे भी आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये तुक्का भी आप ही लगा सकते हो। जिसने नहीं पढ़ाई की है उसके मतलब का नहीं है ये वीडियो, तो प्लीज स्किप कर देना। तो सबसे पहले तो आपने ओमार अच्छे से फिल कर लिया। आपने 1 से लेके 150 तक क्वेश्चंस बहुत ही आसान, बहुत ही काम रहेगा, आपको अच्छे से पीसफुली हैंडल करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उस पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि नहीं भाई हम तो करके रहेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और लास्ट में वही है गोले बनाकर आने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है 1 सेकेंड लगाया, बस खत्म, नेक्स्ट पे जाओ। और जैसे जैसे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे जो जो प्रश्न आपको आते जा रहे हैं आप कॉन्फिडेंट हैं कि देखो दूसरा आ रहा है तीसरा आ रहा है, आप तुरंत गोले बना दो। गोले बनाने के लिए वेट मत करना कि लास्ट में, क्योंकि फिर क्या होगा ना, लास्ट में
बहुत सारे आपको क्वेश्चंस के जो है बबल्स फिल करने होंगे, वहां पे टाइम आपका कम पड़ जाएगा, फिर सीरीज बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि जैसे ही ओमार सीट में यही तो है कि जैसे ही एक भी सीरीज बिगड़ी तो धीरे धीरे सारे ही आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे आंसर गलत किया आपने, सही था, टिक आपने सही किया था, सीरीज बिगड़ने की वजह से आपके सारे नंबर वहीं पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती मत करना। जो प्रश्न आ रहा है तुरंत गोले बनाओ, आगे बढ़ो। जो प्रश्न नहीं आ रहा है पेंसिल रख लेना, उसे ऐसे कट कर देना। ठीक है, तो ये फेज 1 है। आप 1 से लेके 150 तक आराम से आपने कर लिया। अब क्या हुआ कि आपने 60 प्रश्न जो आपको आते थे 100% आप श्योर थे, आपने उसमें किया। जो आसान प्रश्न आता है आपके सामने, वहां पर थोड़ा सा समय ज्यादा देना। देखो, टफ क्वेश्चन आप कम समय देंगे चलेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी आप कितना भी समय दे दे आपको नहीं पता चलेगा ना कि इसका राइट आंसर क्या है। बट अगर आपने इजी क्वेश्चंस पे हड़बड़ाहट में कॉन्फिडेंट, आप ओवर कॉन्फिडेंट जो है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आ गया, तो यहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि आसान प्रश्न जैसे हमें पहला ऑप्शन दिखा तुरंत टिक, पता चलता है नीचे कुछ और भी ऑप्शंस थे जो कि वो सही हो सकते थे। इसीलिए आसान प्रश्न पे हमेशा आपको ज्यादा समय देना है। जहां पर भी नहीं आती है थोड़ा सा पॉज लेना, क्योंकि प्रश्न के लास्ट में नहीं लिखा होता है इसमें से कौन सा नहीं है, और एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो स्टार्टिंग में ही कौन सा होगा वो वाला लिख देता है ऑप्शन ए में। और आपने हड़बड़ाहट में, क्योंकि एक तो टाइम का प्रेशर होता है, जैसे आपने ए पे टिक किया आपको बाद में पता चलेगा अरे इसने तो नहीं पूछा था, फिर आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नहीं पे भी ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या, अगर मान लो कोई प्रश्न ऐसा आ गया है और आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, याद आ रहा है कि यार ये पढ़ा तो था, तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं 50-50 का, तो सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है तो आप एलिमिनेट ना कर पाए। कई बार प्रश्न से ही हो जाएगा और कई बार प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन से ही आपका एलिमिनेशन जो है अच्छे से यूज हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो काफी क्लोज के होते हैं, कुछ एकदम डिफरेंट, आपको लगेगा कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो उसको तुरंत काटो। बाकी के 2 में आपको जो भी लगता है पहली बार में, क्योंकि एक चीज तो है कि जो हमें पहली बार में लगता है ना, हमें उस पर हमेशा करना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने क्या, हाँ ए होगा, आपको लगा ए होगा, फिर आपने कहा चलो उसको बाद में देखते हैं, फिर दूसरी बार आप आए, फिर आप कंफ्यूज हो गए, ए के सामने काटेंगे, फिर कहेंगे नहीं अब बी होगा, फिर बी के सामने गोला बना के चले आएंगे, और जब घर आएंगे तो आप सोचेंगे कि यार पहले तो मैंने ए ही सोचा था। यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो इंट्यूशन हमारे अंदर से आता है ना, कि पहली बार में जो आपको लगे आपको वही करना है, बस ज्यादा सोचना ही नहीं, तुरंत आगे बढ़ जाओ। क्योंकि वैसे भी आप यहाँ पे कितना भी सोच लें आपको पता तो चलेगा नहीं ना कि सही वाली चीज कौन सी है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। एलिमिनेशन मेथड का भर भर के यूज करना है। फेज 1 में आपने 1 से लेके 150 तक सारे क्वेश्चंस देख ली, जो आपको आया आपने उसके गोले बनाए, जो नहीं आया आपने क्रॉस किया। दूसरा फेज स्टार्ट होगा कि अब आपको जो लगता है कि आप इसमें कर सकते हैं, वहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। अगर अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि यस ये हो सकता है, आप उसको गोले बनाओ और आगे बढ़ जाओ। तीसरा आता है जो एकदम डिफिकल्ट है, आपको आ ही नहीं रहा है, वहां पर आपको क्या करना है। देखिए, जो डेट वगैरह जो होता है हमें याद नहीं रहता है कि कौन सा, जैसे कि कोई अधिवेशन आपसे पूछ ले, कोई युद्ध आपसे पूछ ले कि कब हुआ था, उसमें दिमाग काम ही नहीं करेगा कि इसमें से कौन सा है। तो एक चीज याद रखो, बीपीएससी के पैटर्न को मैंने देखा कि इनके कुछ कुछ ऑप्शंस एकदम क्लोज होंगे, जैसे कि 1941 है, 42 है, और कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एकदम ही अलग होंगे, 1742 ऐसा कुछ होगा। तो जो एकदम डिफरेंट ऑप्शन लगेगा आपको उसको तुरंत काटना है। जो 2 ऑप्शंस क्लोज के हैं आपको फिर उसमें रिस्क लेना ही होगा। और वो जो पढ़ाई किया होता है, जिसने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, उनके लिए आसान होता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। मान लो 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, फिर भी आपको लगेगा कि ये कहीं तो मैंने पढ़ा है, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक से अधिक और कोई नहीं में। ये जो मैंने बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई बहुत ज्यादा नहीं आता है। मान लो इसके 4-5 प्रश्न आ जाएंगे एंड ई के भी आपके 4-5 प्रश्न आएंगे। इसको किस तरीके से आपको डील करना है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थी, तो आप मुझे बताओगे कोई एक ही हो सकता है, अध्यक्ष कोई एक हो सकता है। मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी दिवस कब होता है, तो वो एक ही दिन होगा। जल जो दिवस है वो किस दिन होगा, एक ही होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि ऐसे प्रश्न का आंसर तो डी और ई में से कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि यार इसका डी भी तो हो ही सकता है एक से अधिक। तो आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझें कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अब मान लो प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि ये जो चीज है कहाँ कहाँ पाई जाती है,
या फिर कर्क रेखा किस किस जो है राज्य से होकर गुजरती है? आप मुझे बताओ, कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या इसका कोई ऑप्शन एक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो कई राज्यों से, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, मित्र पर जो गमछा झार, इसमें तो कई हो सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें हमेशा डी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब रही बात ई, इसमें से कौन सा, मतलब कोई नहीं है, ना तो ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है। तो ये तो वही कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत भी चीजें डीप में पढ़ी हैं। यस, ये रियलिटी है। देखो यहाँ पर मैं आपको झूठ बोल दूं कि बस ऐसे ही देख लेना, तो वो गलत होगा, क्योंकि कोई नहीं। अब आप बताइए, अगर आपने पढ़ी ही नहीं है मॉर्ले मिंटो सुधार, एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा ही नहीं है जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर आपने माउंटबेटन योजना नहीं पढ़ा है, शिमला समझौता नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री की कोई चीज पढ़ी ही नहीं है, और अगर इसमें कुछ लिख दे कि इसमें से कौन सी बात सही नहीं होगी या फिर क्या क्या इसमें सही है, और आपने स्टेटमेंट इसमें 2 3 4 लाइन बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप मोस्टली चांसेस यही होगा कि आप डी लगा कर आएंगे, और ये भी हो सकता है कि इसमें ई वाला सही हो। तो कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये वीडियो उनके लिए है जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, और यस, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, पूरा डीप में नहीं, बट जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, उसे तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि ए भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है, सी का मुझे पता नहीं, तो डी 100% होगा। और ए उसको ये लगे कि ना तो बी सही लग रहा है ना सी सही लग रहा है, तो ए भी नहीं हो सकता है, देन वो ई पे लगा के चले आएंगे। तो इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस। तो इसका यूज आपको करना है एग्जामिनेशन हॉल में। आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, 150 प्रश्न, पूरे के पूरे प्रश्न आपको देखने हैं। पहले जो आ रहा है आप उसे करें, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दें। फिर जो बचा है उसमें आपको तुक्का लगाना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। कई बार ऑप्शन से हमारे आंसर निकल जाएंगे। और एक चीज और होती है, जल्दीबाजी में किसी भी जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको गोले मत बनाना, क्योंकि एक बार गोला बना दिया फिर बाद में हमें आंसर्स याद आने लगते हैं। होता है ऐसा, जैसे आपने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किया और आप ऐसे क्वेश्चन पेपर पलट रहे हैं, आपको तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते ही हैं जो आपको बाद में ही याद आएंगे, तो जल्दीबाजी में मत करना। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, जो आपको आ रहा है आपको करें, जो नहीं आ रहा है आप उसे छोड़ दें। और जैसे आप लास्ट में बैठेंगे इत्मीनान से, आपको धीरे धीरे चीजें याद आती जाएंगी। इस तरीके से आपका टाइम मैनेज होगा। पूरे प्रश्न आप देख लेंगे, पूरे प्रश्न को अच्छे से करके भी आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई डर भी नहीं है, तो इसका फायदा भी उठाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मुझे लगी आपको बताना चाहिए, और जो मुझे लगा कि ये कुछ चीजें, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है वो भी तुक्के से मार्क्स लेकर आ सकता है, तो ये गलत है। तुक्का भी उन्हीं पे काम आएगा जिसने सच में पढ़ाई की होगी। ठीक है, क्योंकि 150 पूरे जो टॉपर होते हैं ना, उनको भी नहीं आता है। वो टॉपर कैसे बन जाते हैं? वो आसान प्रश्नों पे अच्छे से सही करते हैं, और गलत प्रश्न, जो उनको प्रश्न नहीं आता है, वहां पर वो इंटेलिजेंट गेस का यूज करते हैं। जो फर्स्ट टाइम इंट्यूशन मन में आता है कि यस यही हो सकता है, उसको गोले बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये टिक करो फिर काटो कि ए नहीं बी नहीं, फिर लास्ट में पता चला ये ए सही हो रहा था और आप सी करके चले आए, तो नंबर तो वैसे भी नहीं है।